अपने मजबूत इरादे, देशभक्ति और आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व करने वाले, जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। आखिर क्या है उनकी मौत का रहस्य? क्यों कोई खुल के इस बारे में बात नहीं करता? तो चलिए आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे तथ्य रखता हूँ जिसको सुनने के बाद आप सब लोग हैरान हो जाएंगे, क्या ऐसा भी पॉसिबल है। कहानी शुरू होती है 6 अगस्त सन 1945 से, जब जापान के हिरोशिमा पे यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी दूसरा न्यूक्लियर बम गिराती है। उसके बाद जापान सरेंडर कर देता है और वर्ल्ड वॉर 2 हार जाता है। लेकिन ये बात सुभाष चंद्र बोस के लिए अच्छी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था हथियार ही अंग्रेजों से लड़ने के लिए एकमात्र साधन है जो कि हमें आज़ादी की ओर ले जा सकता है। अपनी आज़ाद हिंद फौज को मजबूत करने के लिए उन्होंने जर्मनी से मदद मांगी थी, लेकिन जर्मनी ने यह सजेस्ट किया था कि आप जापान जाइए क्योंकि जापान भारत के ज़्यादा करीब है। 16 तारीख की रात को सुभाष चंद्र बोस अपने घर पे एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें वो अपना प्लान सबके सामने रखते हैं और वो ये बताते हैं कि वो किसी तरह पहले टोक्यो पहुंचेंगे, उसके बाद अपने आगे का रास्ता तय करेंगे। नेताजी का शेड्यूल इस तरीके से था कि वो पहले बैंकॉक से साइगॉन जाएंगे, साइगॉन से तुरान जाएंगे, तुरान से ताइपे, ताइपे से मंचूरिया और मंचूरिया के बाद वो फाइनली टोक्यो पहुंचेंगे। 17 तारीख की सुबह नेताजी बैंकॉक से साइगॉन के लिए निकलते हैं और जब वो साइगॉन पहुंचते हैं तब उन्हें जापानीज आर्मी के थ्रू ये बताया जाता है कि उन्हें सेफली टोक्यो पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उनके लिए कोई सेपरेट प्लेन नहीं होगा। उसमें ऑलरेडी 11 पैसेंजर्स, जापानीज पैसेंजर्स उसमें मौजूद थे, जिसमें सिर्फ 2 लोगों की जगह थी। तो इसका मतलब ये था कि सुभाष चंद्र बोस को अपने सारे साथी वहीं छोड़ने पड़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बात पर डिसएग्री करते हैं कि वह ऐसे नहीं कर सकते कि अपने सारे साथियों को पीछे छोड़ के वह आगे चले जाएं। बहुत सारे डिस्कशंस के बाद वह एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ठीक है, वह अपने साथ अपना एक साथी लेके जाएंगे जिसका नाम होता है हबीबुर रहमान। यहाँ तक सब नॉर्मल था। फिर वह उसके बाद तुरान पहुँचने के लिए उस प्लेन में बैठते हैं और रात को वो उस तुरान में ही रुकते हैं। फिर वह तुरान से ताइपे के लिए उड़ान भरता है और ये माना जाता है कि रास्ते में ही वो प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी की मौत हो जाती है, लेकिन हबीबुर रहमान इसमें बच जाते हैं। माना ये जाता है कि जब वो प्लेन क्रैश होकर ज़मीन पे गिरता है तो उस प्लेन में आग लग जाती है। किसी तरीके से नेताजी और हबीबुर रहमान उस प्लेन से निकलने में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे नेताजी बहुत बुरी तरीके से जल चुके होते हैं। तब वह पास के अस्पताल में हबीबुर रहमान उनको लेके जाते हैं और रात को ही उनकी मौत हो जाती है। डिसएग्रीमेंट तब शुरू होता है जब ये खबर फैलती है कि सुभाष चंद्र बोस के एक भी साथी ने उनकी डेड बॉडी देखी ही नहीं और जापानीज गवर्नमेंट ने भी कोई प्रेस रिलीज नहीं करी या ऑफिशियल फोटोग्राफ रिलीज नहीं करी जिसमें उनकी डेड बॉडी दिखाई गई। तो ऐसा क्यों? क्या छुपा रही थी जापानीज गवर्नमेंट? क्या सुभाष चंद्र बोस जी वहां से बच के सोवियत यूनियन पहुंच गए थे? जापानीज गवर्नमेंट ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में यही दिखाया कि सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई थी। हालांकि इंडियंस इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। तभी शाह नवाज खान, जो कि आज़ाद हिंद फौज के एक जनरल थे, उनको जवाहरलाल नेहरू की तरफ से एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है इन्वेस्टिगेशन करने की सुभाष चंद्र बोस जी के मौत के ऊपर, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के बड़े भाई भी शामिल होते हैं। जब वो इंक्वायरी बीच में होती है तब ये पता चलता है कि उनकी डेड बॉडी कहीं मिली ही नहीं, किसी ने उनको देखा ही नहीं। तब सुभाष चंद्र बोस जी के बड़े भाई को इस बात पे थोड़ा सा डाउट होता है और उन्हें भी ये शक होता है कि हो सकता है सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा हों। अगर आप कहीं भी ढूंढेंगे तो आपको कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल फाइल नहीं मिलेगी पूरी इन्वेस्टिगेशन की कि एक्चुअली में हुआ क्या था। ताइवान तक भी पहुंचा गया था, जहां पे सुभाष चंद्र बोस जी की मौत हुई थी, वहां तक भी पहुंचा गया था। फिर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट क्यों नहीं हुई? आखिर क्या राज है इसके पीछे? तो राज खुलता है बहुत साल बाद जब अनुज दार की एंट्री होती है। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग
नेताजी की कभी प्लेन क्रैश में मौत हुई ही नहीं, ना वो कभी सोवियत यूनियन गए और वहाँ पे कोई उनके साथ टॉर्चर हुआ। उनका मानना ये था कि वो 1948 में इंडिया वापस आए थे। उन्होंने महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार भी अटेंड किया था और उनका एक बहुत ही हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट ये है, उनके हिसाब से वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ 1985 तक कांटेक्ट में थे। जी हाँ, उनका मानना यही था और उनके पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं जो कि वो ये मानते हैं कि जब सामने आएंगे तो इस बात को हकीकत में बदल देंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी की मौत कोई प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी और 1985 में वो जिंदा थे। माना ये जाता है कि वो बाबा शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन ये बात तब तक साफ नहीं होगी जब तक कोई डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन फाइल किसी के सामने नहीं आती। इंडियन ऑफिशियल्स ने भी अभी तक अपनी कोई क्लासिफाइड फाइल डिक्लासिफाई करी ही नहीं है जिसमें ये मेंशन हो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ हुआ क्या था। अनुज धार का कहना है कि जब तक गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट्स डिक्लासिफाइड सबके सामने नहीं करती है और ये नहीं बताती है कि उनके हिसाब से सुभाष चंद्र बोस जी की मौत कैसे हुई थी, तब तक वह अपनी फाइल्स दुनिया के सामने नहीं लाएंगे। लेकिन एक ना एक दिन वो ये मानते हैं कि वो अपने सारे प्रूफ दुनिया के सामने रखेंगे और ये बताएंगे कि सुभाष चंद्र जी की मौत 18 अगस्त 1945 को नहीं बल्कि 1985 में हुई थी और वो इतने साल एक गुमनामी बाबा बन के रह रहे थे जो कि इंडिया की हर खबर रखते थे लेकिन कभी सामने नहीं आए, क्योंकि उनका मानना ये था कि इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लोबल सैंक्शंस लग सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी देश की जनता को झेलना पड़ेगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि सुभाष चंद्र बोस बहुत ही बड़े देशभक्त थे, तो उन्हीं की इस देशभक्ति का प्रमाण ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये जरूर सोचा हो देश का हित में यही है कि वो सामने ना आए और चुपके ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। खैर, सवाल बहुत हैं, पहेलियाँ बहुत हैं, जवाब क्या सही है क्या गलत किसी को नहीं पता, लेकिन कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि कुछ ऐसा सामने आएगा और बहुत सारे प्रूफ के साथ सामने आएगा जो इस पूरी गुत्थी को सुलझा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया, यानी नेताजी की मौत से जुड़ा रहस्य अब खुलने वाला।